Hello students and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। I hope कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, राइट। आज के वीडियो सेशन में जो हम बातें आज डिस्कस करने वाले हैं वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें पिकनिक करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है या जो नेचर लवर हैं, जिनको नई नई चीज़ें देखने में और उनको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पिछले वीडियो सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमने पिछले वीडियो सेशन में आपको बताया था टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हैं आज हम, जो बाकी की टैक्सोनॉमिकल एड्स रह गई हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बोटैनिकल गार्डन्स, जोलॉजिकल पार्क्स और म्यूजियम्स के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि इंडिया में और वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, नेचर को डिस्कवर कर सकते हैं और इस पोल्यूशन भरी लाइफ से हट के कुछ नई चीज़ आप फील कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं कि बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। देखिए, बोटैनिकल गार्डन्स जो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ मतलब, तो ये टर्म किसके रिलेटेड है? बॉटनी के रिलेटेड, यानी कि जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है, तो यानी कि प्लांट्स से रिलेटेड ही कुछ है। तो बात आई कि बोटैनिकल गार्डन क्या हुआ, तो ये कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं जिस जगह पे हम प्लांट्स को क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। अब रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई प्लांट स्पेसिमेन मिल गया, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम इजीली बोटैनिकल गार्डन में जाके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आप वो जो पर्टिकुलर प्लांट हो उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा हो और उसको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया गया हो। बात समझ में आई आपको? तो चलिए देखिए बोटैनिकल गार्डन्स होते क्या है। ये देखिए लार्ज साइज ट्रैक्ट्स, ये कि बड़े बड़े आप कह सकते हो बड़े बड़े ये फील्ड्स होते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। किसके लिए? फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए, राइट। अब उसके बाद जो सबसे पहला बोटैनिकल गार्डन था, ऐसे मतलब एग्जिस्टेंस में तो शायद अभी वो नहीं हो, लेकिन जो फर्स्ट रियल बोटैनिकल गार्डन था वो डेवलप किया था थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस को आप फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, राइट। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रेजेंट डे में इसका इतना डिटेल्स नहीं है। उसके बाद जैसे आपने एक नाम सुना होगा, हैंगिंग गार्डन्स। ये इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, जिसे आप कह सकते हैं वंडर्स ऑफ दिस मॉडर्न एज वेल एज एंशिएंट वर्ल्ड। तो ये आप एक काम करिएगा, इसका इंटरनेट पे फोटोग्राफ देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है ये, राइट। और आप मुझे ये भी बताना कि इसका नाम हैंगिंग गार्डन क्यों पड़ा। ये बेबीलोन एक जगह है, वहाँ पे ये पाया जाता है, राइट। अब क्योंकि क्या था कि अब अलग अलग कंट्रीज़ है, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं। एक यूनियन बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन, जिसमें उन्होंने एक कमेटी को बनाया गया, जिसमें उन्होंने ये किया कि अलग अलग जगह के जो अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको किस तरह से स्टोर किया जाए और किस तरह से मॉनिटर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बनाया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स, जो क्या करती थी, इन सबको मॉनिटर करती थी। तो अब ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटैनिकल गार्डन थी, इनका मेन फंक्शन क्या था, या आप ये भी कह सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में आपको आता है कि बोटैनिकल गार्डन्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए इसमें रट्टा मारने वाला कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सा कॉमन सेंस है कि बोटैनिकल गार्डन्स में हम प्लांट स्पीशीज़ को देख सकते हैं, हम प्लांट स्पीशीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए किसी प्लांट की ज़रूरत है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे आप भी वही लिखें, बस वो रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बोटैनिकल गार्डन्स में क्या किया जाता है कि जो लोकल फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद लोकल फ्लोरा का वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है कि वहाँ के पर्टिकुलर जगह के कितने प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई साइंटिफिक वर्क के लिए मान लीजिए आपको पता चला कि हमारे इलाके में कैसा प्लांट है जिसकी साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप बोटैनिकल गार्डन में जा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई
सीड्स चाहिए आपको पर्टिकुलर प्लांट के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए, आपको कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं, आपको पता चला कि जी उस पर्टिकुलर जगह पे इसके सीड्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ये प्रिजर्व रहते हैं, तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। उसके बाद जो मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट काम बोटेनिकल गार्डन्स करते हैं वो ये है कि जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने में या उनको स्टोर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ताकि फ्यूचर में वो जो पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो, राइट। तो ये तो मैंने बात की थी कि ये एंशिएंट वर्ल्ड का बोटेनिकल गार्डन था। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो बोटेनिकल गार्डन्स का बनाने की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई थी इटली में, पाइजा नाम की सिटी थी, वहाँ पे ये शुरू हुआ बोटेनिकल गार्डन्स का एस्टेब्लिशमेंट, इसे कहा जाता है मॉडर्न एस्टेब्लिशमेंट। सो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1543। अब क्या है कि नीट में और एग्जाम्स में कुछ पर्टिकुलर बोटेनिकल गार्डन्स के आपको नाम पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर गार्डन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे पाया जा रहा है। और पिछले वीडियो सेशन में हमने आपको बताया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे हर्बेरियम्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि स्पीशीज़ के हिसाब से सबसे बड़े बोटेनिकल गार्डन्स कौन से हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन से हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, नीट में आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा बोटेनिकल गार्डन है एरिया वाइज, दैट इज द मेन बोटेनिकल गार्डन विच इज सिचुएटेड इन मॉस्को। तो 900 एकर्स में ये फैला हुआ है। उसके बाद बंडल्स गार्डन वेना में है, ये 400 एकर्स में फैला है। उसके बाद रॉयल बोटेनिकल गार्डन बताया था हमने आपको, ये कहाँ पे है, क्यू में है, लंदन में है, ये 300 एकर्स में ये फैला हुआ है। उसके बाद है केबन रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ये 200 एकर्स में है, राइट। सो ये तो कुछ वर्ल्ड के फेमस बोटेनिकल गार्डन्स थे। अब इंडिया के भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंडिया के बोटेनिकल गार्डन्स के आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये आपको बताया था मैंने, सिर्फ कोलकाता में है, 273 एकर्स में ये फैला हुआ है। उसके बाद लेलॉयड, LLOYD, लेलॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग उत्तराखंड में, ये 40 एकर्स में, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंशिएंट बोटेनिकल गार्डन्स इन इंडिया, दैट इज NBRI, या इसको आप ये भी कह सकते हैं नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये लखनऊ में है, यूपी में, 70 एकर्स में। तो आपको मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इंडिया में जो बॉटनी की पढ़ाई थी वो सबसे पहले शुरू हुई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इससे पहले जो बोटेनी का पढ़ाई होता था, बॉटनी की जो पढ़ाई होती थी, वो जो पंजाब, मतलब जो अभी पंजाब का इलाका है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे सबसे पहले बॉटनी की पढ़ाई होती थी। लेकिन क्योंकि आफ्टर 1947 क्या हुआ कि इंडिया का पार्टीशन हो गया। सो पार्टीशन के दौरान फिर इंडिया में तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं बचा, तो फिर सबसे पहले जो बॉटनी का पढ़ाई था वो शुरू हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इंडिया में सबसे पहले बॉटनी की पढ़ाई कहाँ पे शुरू हुई थी। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, राइट। तो ये बात की मैंने बोटेनिकल गार्डन्स की। अब बात करते हैं हम ज़ूलॉजिकल गार्डन्स और म्यूजियम्स की, राइट। तो अब हम बात करते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क्स और म्यूजियम्स की। तो बोटेनिकल गार्डन्स में जिस तरह से हमने देखा कि हम यूजुअली क्या कर रहे हैं, उसमें प्लांट स्पेसिमेन को या प्लांट स्पीशीज़ को क्या कर रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे। सो इन द सेम वे काम करते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क्स। सो ज़ूलॉजिकल पार्क्स बेसिकली टर्म आई है जू से। सो जू का मतलब होता है बिलोंगिंग टू एनिमल। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यूजुअली एनिमल स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं उनके आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। तो देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हम एनिमल्स को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते थे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते थे, उसके बाद ज़ूलॉजिकल पार्क्स बनाते थे। सो ये जो तीनों हैं, इनके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आप 12th क्लास में इकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ज़ूलॉजिकल पार्क्स के बारे में ही पढ़ना है, जो टैक्सोनॉमिक एड के अंदर आ रही है। वो भी टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर ही आता है, लेकिन ये कह सकते हैं उसका एक बेसिक टर्म है, तो कंफ्यूज नहीं ज़्यादा होना है। तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में क्या किया जाता है, जैसे मैंने बताया, एनिमल को हम क्या करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ताकि हमें उस एनिमल का क्या पता चल सके, हैबिट्स और हैबिटेट। दोनों में बहुत डिफरेंस है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं।
सो देखिए हैबिटेट का मतलब है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है, बात समझ में आई। और हैबिट का मतलब ये है कि उसके ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है, उसको किस तरह की फूड पसंद है और किस तरह की उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, दैट इज़ बेसिकली हैबिट्स। सो देखिए इसमें बस आप जो हमने बोटेनिकल गार्डन्स का डेफिनेशन लिखा था उसी को ही मॉडिफाई कर सकते हैं कि दे आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। प्रोटेक्टेड वही के किसी तरह का भी उनको कोई हार्म नहीं होता है, एक आप कह सकते हैं प्रोटेक्टेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, एनिमल को हम एहसास नहीं वो चीज़ होने देते हैं बट अंडर द ह्यूमन केयर। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे नेचुरल तो होगा नहीं सब कुछ, तो इसीलिए उसको खाना जो भी है हम खुद प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सो इट इज़ मेड फॉर ब्रीडिंग ऑफ रेयर फोना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो मेन पर्पस होता है जोलॉजिकल पार्क का, कि जो एनिमल स्पीशीज मान लीजिए अब एंडेंजर्ड हैं, जिनकी पॉपुलेशन अब रिड्यूस हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं डे बाय डे, तो क्या किया जाता है, हम आर्टिफिशियली उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सो दैट इज नोन एज ब्रीडिंग। और फोना टर्म किसके लिए है, एनिमल्स के लिए, और फ्लोरा किसके लिए थी, प्लांट्स के लिए, राइट। सो इट प्रोवाइड रिक्रिएशन टू विजिटर्स। जैसे कि आप घूमने जाते हैं किसी जू में, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आप छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो जानवरों को देखते हैं, खुश होते हैं, तो ये भी एक ऐसे इट इज़ अ टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जोलॉजिकल जो पार्ट्स होते हैं एनिमल्स को आप देख सकते हैं लाइव एकदम। उसके बाद दे हेल्प अस टू लर्न द हैबिटेट, हैबिटेट्स ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल वैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में जोलॉजिकल पार्क्स है, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल कलेक्शन लिया हुआ है। सबसे पहले है इंदिरा गांधी जोलॉजिकल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नेहरू जोलॉजिकल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। उसके बाद नेशनल जोलॉजिकल पार्क, ये दिल्ली में है। उसके बाद महेंद्रा चौधरी जोलॉजिकल पार्क, ये उड़ीसा में है। उसके बाद जोलॉजिकल पार्क बीकानेर राजस्थान। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये जितनी भी जगह आपको बताई है ज़रूर आप एक बार यहाँ पे कोशिश करना कि जा सके। उसके बाद गांधी जोलॉजिकल पार्क, ये एमपी में है, राइट। सो इसमें से मैं गया हूँ नेशनल जोलॉजिकल पार्क दिल्ली में, मैं गया हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप भी ज़रूर जाए एक बार, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं म्यूजियम्स की। तो देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जोलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल पार्क्स एंड म्यूजियम्स। क्योंकि देखिए म्यूजियम्स में भी हम क्या कर रहे हैं, एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ को हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर बात ये आई कि एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ को तो हम जोलॉजिकल और बोटैनिकल पार्क्स में भी, गार्डन्स में भी प्रिजर्व कर सकते थे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूजियम एंड दीज टू टर्म्स। तो देखिए जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है म्यूजियम और जोलॉजिकल या बोटैनिकल गार्डन्स में, वो ये होता है कि म्यूजियम में हम यूजुअली वो वाले स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं जो हम जोलॉजिकल गार्डन्स या बोटैनिकल गार्डन्स में नहीं रख सकते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि म्यूजियम्स में हम जैसे डिस्प्ले करते हैं, किसी चीज़ का डिस्प्ले किया जाता है, सो द स्पीशीज़ कैन बी लाइव, इट कैन बी डेड। लेकिन जो यूजुअली स्पीशीज़ हम म्यूजियम्स में डिस्प्ले करते हैं वो डेड होते हैं। सो डेड उनकी स्केलेटन फॉर्म भी हो सकती है, या फिर उन स्पीशीज़ को प्रिजर्व किए करके रखते हैं हम, किसी कंटेनर में रख दिया या किसी जार में रख दिया, उसके अंदर केमिकल डाल के। ये बेसिक डिफरेंस होता है म्यूजियम और पार्क्स, जोलॉजिकल पार्क्स और बोटैनिकल गार्डन्स के बीच में, राइट। सो तो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे क्या आर्टिस्टिक, ये आपने बड़ी बार ऐसे स्कूल में की तरफ से जाते होंगे तो म्यूजियम लगते हैं बहुत जगह पे, तो ये आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। तो यूजुअली क्या किया जाता है, यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे डेड होते हैं, लाइव बहुत ही कम चांसेस होते हैं। कंटेनर में, जार में या जार्स में या ड्राई स्पेसिमेन भी हो सकता है। इट इज़ अप टू द कि उनके पास मटेरियल कौन सा है, राइट। कभी कभी स्केलेटन भी होता है। तो ये डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, आपको एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं, राइट। और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बेटा देखिए जब तक आपको एग्जाम्पल्स के बारे में पता नहीं होगा तो साइंस के आप एक टिपिकल स्टूडेंट नहीं कहला सकते, खासकर बायोलॉजी के। तो देखिए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है, ये सारे के सारे म्यूजियम्स हैं। उसके बाद यूएस नेशनल म्यूजियम वॉशिंगटन, उसके बाद फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है,
इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। तो देखिए आपको कितनी सारी जगहों के बारे में पता चल गया जहाँ पे आप पिकनिक करने के लिए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जाना है जा सकते हैं। अगर ये आपको सुनने में अच्छी लग रही है जगह तो वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, राइट। सो अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे फाइनल हमारा जो लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो होगा रिलेटेड टू द लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन कीज। एंड वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि उन बच्चों को कीज़ आइडेंटिफाई करना नहीं आती हैं। पर एनसीईआरटी में भी एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर की समरी करेंगे अगले वीडियो सेशन में, राइट। सो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच।